So, hi everyone. My name is Ravis and I teach philosophy and literature. And welcome to yet another lecture. In this video, I'm going to discuss Derrida. Again, very important topic क्योंकि डेरिडा जो है वो पोस्ट मॉडर्न थिंकर और ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। और मेरा जो ये लेक्चर देने का मेन मकसद ये है कि मैं डेरिडा को और अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी बाइलिंगुअल और मैं इसमें कोशिश करूँगा कि डेरिडा का जितने भी एस्पेक्ट्स हैं स्पेशली लिटरेचर और फिलॉसफी के लिए, मोर इम्पॉर्टेंटली लिटरेचर के लिए या लिटरेरी थ्योरी के लिए या कल्चरल स्टडीज़ के लिए, वो मैं कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की और मैं बोरिंग होने नहीं दूंगा लेक्चर को। ठीक है। नाउ डेरिडा जो थे, ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि एक जो फ्रेंच फिलोसफर्स का एक जो दौर था, उस दौर के ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर भी थे। तो डेरिडा वाज बोर्न इन जुलाई 15 1930। 1930 में डेरिडा पैदा हुए थे एलबीआर में, विच इज़ अ सबर्ब ऑफ अल्जीरिया। अब देखो, बहुत सारे थिंकर्स जैसे कैमू या फिर अगर बात करें हम लियोटार्ड को, बार्थ को, है ना, या फिर फूको को, अल्थुजार को, ये सारे के सारे जो थिंकर थे ये फ्रेंच इंटेलेक्चुअल्स थे। और ये एक ऐसा दौर था 1920s और 1970s और 1980s के बीच का, जिसमें जितने भी इंटेलेक्चुअल्स निकले वो आइदर फ्रांस से निकले या फिर जर्मनी से निकले, स्पेशली फ्रांस से निकले। ठीक है। तो ये भी एक फ्रेंच थिंकर थे, फ्रेंच फिलोसफर थे, है ना, जो कि पूरे के पूरे कह सकते हैं कि जो मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न थिंकिंग है या पोस्ट मॉडर्न क्रिटिसिज्म है उसको बदल के रख दिया। इनका जो एक मेजर कॉन्सेप्ट था डीकंस्ट्रक्शन, और हम लोग डीकंस्ट्रक्शन के वेरियस एस्पेक्ट को समझेंगे कि डीकंस्ट्रक्शन एक्चुअली में है क्या और कितने अलग अलग डेफिनेशंस हैं डीकंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग टू डेरिडा, है ना। उन सबको देखते हुए हम समझेंगे ना। थोड़ा बहुत हम समझने की कोशिश करते हैं कि डेरिडा था कौन। तो हमने देख लिया डेरिडा 1930s में पैदा लिए थे, है ना। और एक सेंस में कह सकते हैं कि डेरिडा जो है इनका मोस्ट ऑफ द वर्क्स जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल है ना। विच मीन्स कि इनकी जो खुद की जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, है ना, या फिर पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है पर्सनल, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि जब एक क्रिटिक जब किसी पर्टिकुलर रीडर को, सॉरी, किसी पर्टिकुलर राइटर को पढ़ रहा होता है या किसी पर्टिकुलर नॉवलिस्ट को पढ़ रहा होता है या ऑथर को पढ़ रहा होता है, और उसकी जो मंशा होती है ना, और उसको समझना और उसके ऊपर क्रिटिक करना। यहाँ पे देखो, नेगेटिव क्रिटिसिज्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्रिटिक की बात है, उसको ओवरऑल समझना, है ना। फिर डेरिडा जो थे उन्होंने फिलोसफी की स्टडी शुरू की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो कि 1949 में। फिर ही मूव टू पेरिस, जहाँ पे उसने सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन था जिसको बोले इकोले नॉर्मले सुपीरियोरे, है ना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि ईएनएस, है ना। अभी से ईएनएस में बोलूँगा। तो ये जो इंस्टीट्यूशन था, यहाँ पे जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे, है ना, खासकर फ्रेंच इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये सारे के सारे इंटेलेक्चुअल्स यहीं से पढ़े हुए थे। जैसे डिल्यूज डिल्यूज यहीं से पढ़े थे जब वो सेकेंड टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये फेल हो गए थे, है ना। फर्स्ट टाइम इन्होंने आ, ई ये जो इकोले नॉर्मले सुपीरियोरे जो इंस्टीट्यूशन है ना, इसका एंट्रेंस नहीं दे पाए थे, एंट्रेंस में फेल हो गए थे। तो 2 साल के बाद इन्होंने दोबारा से एंट्रेंस दिया और 1952 में ये एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, और जिस दिन ये एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं उस दिन ये डिल्यूज से मिलते हैं। मतलब तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल से ये मिलते हैं, जैसे डिल्यूज हो गए, मिशेल फूको हो गए, अल्थुजार हो गए, ल्यूटार्ड हो गए, है ना। अल्थुजार पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, प्लीज गो एंड चेक दैट आउट, बहुत अच्छे से मैंने वीडियो बनाई है। रोला बाथ हो गए, है ना, मरीन हो गए, पॉन्टी हो गए, जॉन पॉल साथ हो गए, सिमेन डिवेबोर हो गई, है ना, लेविस्ट्रॉस हो गए, इन सारे लोगों से इन्होंने मिला। 1961 एक पब्लिकेशन होता है मिशेल फूको का, हिस्ट्री ऑफ मैडनेस, मैडनेस इन सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं ना। और उस समय का डेरिडा जो है ही पार्टिसिपेटेड इन ए सेमिनार, जो कि फूको के द्वारा सेमिनार कराया गया था, और जिसके बाद उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है कॉगितो एंड हिस्ट्री ऑफ मैडनेस इन 1963, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि मिशेल फूको के ऊपर क्रिटिज्म था। और बाद में मिशेल फूको के साथ इनका जो रिलेशन था वो हमेशा हमेशा के लिए टूट गया और दोनों में कभी अच्छी दोस्ती नहीं हो पाई थी।
है ना। फिर 1967 में उन्होंने 3 बुक पब्लिश की है और तीनों हमारे लिटरेचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। पहले मैं थोड़ा इस चीज़ के बारे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब मैं इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा डेरिडा का, तब जाके आपको वो अच्छे से समझ आएगी। तो 1967 में क्या होता है, एट द एज ऑफ 37 इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट बुक पब्लिश करी। पहला बुक था जो कि यूजीसी नेट में हर साल क्वेश्चंस डेटा से पूछता ही पूछता है। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बुक था वो था राइटिंग इन डिफरेंस, राइटिंग एंड डिफरेंस। अब मैं डिफरेंस के बारे में बातें करूंगा, डिफरेंस वो एक टर्म यूज करते हैं, है ना। फिर वॉइस एंड फिनोमिनन सेकंड बुक, और तीसरी ऑफ ग्रामेटोलॉजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। तो ये तीनों के तीनों जो वर्क थे वो एक ही कॉन्सेप्ट को डील करता है और वो है डीकंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब हमने ऑलमोस्ट डेटा के बारे में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ले लिया। अब देखो डेटा को बचपन में जेकी बोलते थे, बट ये सब इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं, इसलिए हमको इसमें डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है। बस ओवरऑल हमने जान लिया कि डेटा जब मतलब पैदा कब हुए थे, है ना, और डेरिडा कहाँ पढ़े और कहाँ से उनकी जो इंटेलेक्चुअल जर्नी है कहाँ से स्टार्ट हुई। अब हम लोग चलते हैं इनके डीकंस्ट्रक्शन के ऊपर, ताकि हमें समझ आएगा कि डीकंस्ट्रक्शन एक्चुअली में है क्या, या डेरिडा कहना क्या चाहते थे, या फिर डेरिडा की जो फिलोसॉफिकल इंक्वायरी है वो स्टार्ट कहाँ से हुई। अब सबसे पहले हम चलते हैं फेर्डिनेंड डे सोसार के ऊपर, क्योंकि जो डेरिडा की फिलॉसफी है, जो डेरिडा का जो क्रिटिक है ना, वो आता है हमारे सोसार के क्लेम से। ठीक है, अब सोसार का कहना था कि जो लैंग्वेज है वर्क्स बाय डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स, नॉट बाय रेफरिंग सम अल्टीमेट थिंग, विच मीन्स कि कोई अल्टीमेट थिंग की बात नहीं कर रहा था वो। क्या सोसार ने नहीं बोला कि कोई एक अल्टीमेट थिंग है। सपोज अगर मैं इस वॉच की बात करता हूँ तो वॉच अपने आप में एक ट्रू वैल्यू नहीं, मतलब ऑफ कोर्स इट्स अ वैल्यूएबल थिंग, बट इसका जो एक रियल एसेंस है, जो रियल मीनिंग है, वो कहीं ना कहीं वर्ड्स के प्ले के बीच में है ना। ये वॉच अपने आप में कुछ नहीं है, बल्कि ये जो वर्ड है, वर्ड का जो इंटरप्रिटेशन है उसके ऊपर ये बेस्ड है। क्लियर है। जैसे एग्जांपल कैट, अगर हम कैट की बात करें तो कैट का जो एसेंस है, कैट की जो मीनिंग है, वो कैट के अंदर ही इनहेरिट नहीं है। कैट खुद ही उस वर्ड की मीनिंग लेके नहीं आया है, बल्कि कैट की मीनिंग इसलिए बनती है क्योंकि कैट बैट से अलग है, कैट रैट से अलग है ना। तो ये जो बाइनरी था, समझने का जो तरीका था सो शॉर्ट के अंदर, है ना, उसका एक तरह से क्रिटिज्म है। अब थोड़ी देर के लिए इसको समझना, बस इतना अभी फिलहाल के लिए समझना है कि सो शॉर्ट का जो क्लेम था बाइनरी अपोजिशन, है ना, उसको थोड़ी देर के लिए वो तो कहता ही ऑब्वियस बात है, बाइनरी अपोजिशन को एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन वो कहता है कि ठीक है वर्ड का जो डिफरेंस है वो वर्ड के अटरेंस में आता है। ठीक है, लेकिन जो वर्ड का अटरेंस है विच मीन जो स्पीच है वो सुपीरियर नहीं है राइटिंग से, बस इतना कह रहा है। फिर आगे चलते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि डिकंस्ट्रक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिडाज कह सकते हैं फिलोसॉफिकल वर्क। और डेरिडा अपने हर वर्क में, चाहे ऑफ ग्रामेटोलॉजी की बात हो, है ना, जितने भी वर्क्स हैं, जितने भी एसेज हैं डेरिडा के, वो हमेशा डिकंस्ट्रक्शन की बात करता है, डिकंस्ट्रक्ट करने की बात करता है। तो आखिरकार व्हाट इज डिकंस्ट्रक्शन, डिकंस्ट्रक्शन है क्या। तो डिकंस्ट्रक्शन को सिंपल समझना है एक सेंटेंस के अंदर, इट इज अ वे ऑफ रीडिंग एंड थिंकिंग, वे ऑफ रीडिंग एंड वे ऑफ थिंकिंग, विच मीन्स कि द वे एनी इंडिविजुअल थिंक्स अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग। जैसे अगर हम बात करें, सपोज ये कॉफी का ग्लास है ना, ऐसे आई लव ब्लैक कॉफी, तो मैं बहुत कॉफी पीता हूँ, आई एम बिग फैन ऑफ कॉफी। तो जब हम कॉफी के बारे में सोचते हैं तो कॉफी जो है वो अपने आप में एक उसका एसेंस नहीं है, कॉफी एक फिक्स मीनिंग नहीं है। सपोज अगर हम किसी किसी भी चीज के बारे में बात करें, ह्यूमन के बारे में बात करें, मैन के बारे में बात करें, वुमेन के बारे में बात करें, है ना, या फिर सोल के बारे में बात करें, आइडियाज के बारे में बातें करें, तो कहता है इसका कोई फिक्स मीनिंग नहीं है, बल्कि जैसे सुशॉर्ट ने बोला था कि वर्ड का इंटरप्रिटेशंस उसी तरीके से। तो यहाँ पे डिकंस्ट्रक्शन वही करता है, मतलब वे ऑफ रीडिंग है, किस तरह से हम चीज़ों को पढ़ते हैं, किस तरह की चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, और किस तरह से चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो सिंपल कह सकते हैं कि इट इज़ अ वे ऑफ रीडिंग एंड थिंकिंग। अब यहाँ पे डेरिडा जो है मीनिंग कहाँ से निकालता है, क्योंकि ऑफ कोर्स अब तो समझ आ गया डिकंस्ट्रक्शन इज अ वे ऑफ थिंकिंग एंड इट इज़ अ वे ऑफ रीडिंग, बट नाउ जो मीनिंग है वो कहाँ से ड्राइव होती है, तो वो कहता है मीनिंग कम्स फ्रॉम द कॉन्ट्राडिक्शंस, कॉन्ट्राडिक्शन से, टेंशन से, या फिर अनडिसाइडेबिलिटी से। जब हम चीज़ों को अनडिसाइड, मतलब हम जब चीज़ों को डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं,
वहां से मीनिंग निकल के आती है। तो मीनिंग 3 डिफरेंट डिफरेंट वे से निकल के आता है। बेसिक है कॉन्ट्राडिक्शंस, विदाउट कॉन्ट्राडिक्शन वन कैन नॉट यू नो फाइंड द मीनिंग। जब हम डिकंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो डिकंस्ट्रक्शन का बहुत सिंपल फंडा है कि हम चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट करें और कॉन्ट्राडिक्शन से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करें। नाउ ये जो कॉन्ट्राडिक्शन कह सकते हैं कि ये जो डिकंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट है, ये क्योंकि डेरिडा का फेमस कॉन्सेप्ट है और ऐसा माना जाता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो हाइडेगर से आया है। हाइडेगर का एक टर्म था डिकंस्ट्रक्शन, सॉरी डिस्ट्रक्शन, बीइंग इन टाइम। इनका एक वर्क है बीइंग इन टाइम। मैंने शायद बीइंग इन टाइम पे भी कभी न कभी वीडियो बनाया है, छोटा सा शॉर्ट वीडियो है, क्योंकि थोड़ा हाइडेगर बहुत डिफिकल्ट है इंटरप्रेट करने में, है ना। व्हेन यू रीड हाइडेगर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट व्हाट हाइडेगर इज ट्राइंग टू से, स्पेशली इन द बीइंग इन टाइम में। बहुत फिलोसॉफिकल बुक है, वहाँ पे वो बातें करते हैं, क्या कहते हैं, ये इवेंट की बातें करते हैं ना। मैंने इस पे थोड़ा सा वीडियो बना रखा है, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन you know knowing about Heidegger, then please write down in the comment section. I will make a video on Heidegger as well. तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है डिकंस्ट्रक्शन का, वो आता है कहाँ से? वो आता है हाइडेगर से। मे भी देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि जो डिकंस्ट्रक्शन का थॉट है, या जो डिकंस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, वो इसके दिमाग में कहाँ से आया? तो हाइडेगर के कॉन्सेप्ट से आया, बीइंग इन टाइम से। अब कहता है वी कैन गेट अ जनरल सेंस ऑफ डेटाज मीन्स ऑफ डिकंस्ट्रक्शन बाय रिकॉलिंग डेकार्ट्स फर्स्ट मेडिटेशन। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत डेकार्ट्स से भी इंस्पिरेशन इन्होंने लिया। जब हम डेकार्ट्स के फर्स्ट मेडिटेशन, अब देखो रेने डेकार्ट्स कौन थे? उन्होंने बोला था आई थिंक देयरफॉर आई एम, याद है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट आई थिंक देयरफॉर आई एम, इनका जो सबसे इंटेलेक्चुअल और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट था कि मैं सोचता हूँ, यही मेरा प्रूफ है कि दैट आई एग्जिस्ट, है ना। तो यहाँ से आया था। और कहा जाता है कि also been much Derrida's in depth to the traditional transcendental philosophers. Of course Derrida ने बहुत सारे philosophers को पढ़ा था, because since he was a student of philosophy, तो उन्होंने philosophers को पढ़ा, philosophers से inspired हुए, है ना। और खासकर अगर देखा जाए तो वो transcendental philosophers से inspired थे, है ना। इसलिए कह सकते हैं इनका जो फाउंडेशन है वो डेकार्ट्स है, जहाँ पे डेकार्ट्स जो है ना वो फर्म चीज़ों के बारे में बातें करता है। कहता है कि चीज़ें फिक्स्ड है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है डेकार्ट्स है। और अब इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। तो डेकार्ट्स जो थे, उन्होंने हर चीज़ को डाउट करना शुरू किया था। जब उन्होंने बोला थी आई थिंक देयरफॉर आई एम, विच मीन्स कि ही वॉज डाउटिंग एवरीथिंग। उसने हर चीज़ को चैलेंज किया। किसी भी चीज़ की जो मीनिंग है, वो उन्होंने उसके कॉन्ट्रडिक्शंस में ढूंढना शुरू किया। कौन? डेकार्ट्स, रेने डेकार्ट्स, है ना, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफर भी कहा जाता है। तो कहता है कि जो एवरीथिंग टू बिल्ड नॉलेज ऑन द फाउंडेशन, मतलब सिंपल समझो कि किसी फाउंडेशन के ऊपर, डिकार्ड्स का सिंपल मतलब था कि चीज़ों की जो मीनिंग है वो डाउट करने से मिलेगी, कॉन्ट्राडिक्ट करने से मिलेगी, लेकिन वो एक फाउंडेशन ढूंढ रहे थे कि एक फिक्स फाउंडेशन पे चीज़ों की मीनिंग बनानी है। लेकिन यहीं पर डेटा इसको ट्विस्ट कर देता है। डेटा कहता है द सेल्फ इज नॉट अ स्टेबल फाउंडेशन। ये जो सेल्फ है, सपोज अपने खुद के एग्जाम्पल की बारे में बात अगर करें, है ना, अगर रवीश के बारे में बातें करें कि रवीश जो है उसका जो एसेंस है वो कोई स्टेबल फाउंडेशन पे नहीं है, बल्कि इट इज डिवाइडेड। देर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन मी एंड माई सेल्फ। जब मैं और अपने बारे में बातें करूंगा, खुद के एसेंस के बारे में बातें करूंगा, देर इज अ बिग गैप विच इज ऑटो अफेक्शन इज ऑल्सो अ हेट्रो अफेक्शन। यहाँ पे बातें कर रहा है, कहते हैं कि जो ऑटो अफेक्शन है, खुद के बारे में प्यार करना, विच मीन्स की हेट्रो अफेक्शन। जैसे हम बातें करते हैं ना, सिंपली कहते हैं ना कि लव इज नॉट अबाउट लविंग समवन। फर्स्ट इन ऑर्डर लव का जो सबसे पहला पैरामीटर जो होता है वो होता है कि लव दाई सेल्फ। पहले अपने आप से प्यार करो, एंड ओनली देन यू वुड बी एबल टू लव समवन एल्स। तो ये जो पैरामीटर है, जो अफेक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑटो अफेक्शन या सेल्फ अफेक्शन नहीं है, बल्कि इट इज अ हेट्रो अफेक्शन। ठीक है। तो सिंपल कहने का मतलब है कि जो इंसान है, जो सेल्फ है, ये कोई एक एंटिटी है ना, वो कोई एक स्टेबल फाउंडेशन पे नहीं है, बल्कि वो उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ गैप्स होते हैं, कुछ ना कुछ रह जाते हैं। जैसे इसको एक और एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। सपोज बिल्डिंग है ना, जैसे घर घर है, ब्रिक से, बहुत सारे ब्रिक्स से घर बने हैं, सीमेंट से घर बना है। तो जो ब्रिक्स है वो डेटा कहता है, देखो अब हाउस को तोड़ने की बात नहीं कर रहा है, हाउस को, जो बना हुआ घर है, बना हुआ आर्किटेक्चर है, उस आर्किटेक्चर को तोड़ने की बात नहीं कर रहा, बल्कि उसको डीकंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहा है। वो कहता है कि जो ब्रिक्स हैं, उसके अंदर जो ब्रिक्स लगे हैं, विंडोज लगे हैं, है ना, दीज आर अनस्टेबल एंटिटी, दीज आर नॉट फिक्स्ड। बस सिंपल समझो कि ये सेंटर की बात नहीं कर रहा। अब हम आगे जब हम पढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे जैसे डिल्यूज को पढ़ेंगे, तो वो सेंटर की बात नहीं करता है, राइजोमेटिक सेल्फ की बात करता है ना। तो कहता है कि सपोज एक घर है, उस घर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं,
और एक घर जैसे हमें स्ट्रक्चर की तरह दिखता है, वो एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि वो एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है जो कि कॉन्ट्राडिक्शंस और जैसे सपोज ब्रिक है, तो ब्रिक की जो मिट्टी है वो कहीं ना कहीं से लाई गई होगी, वो हमेशा से उसी बिल्डिंग का पार्ट तो नहीं है नहीं है ना। उसी तरीके से अगर हम सेंटेंस की बात करें, उसी तरीके से हम किसी नॉवल के कैरेक्टर की बात करें, उसी तरीके से हम किसी मिथ के बारे में बातें करें, किसी भी चीज के बारे में बातें करें, किसी भी वर्ड के बारे में बातें करें, तो वो जो वर्ड है, वर्ड की जो एसेंस है, जो वर्ड का जो रियल मीनिंग है, वो हमेशा से उसके अंदर खुद ही निहित नहीं होता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कैट, कैट का जो एसेंस है, या मेरा खुद का रवीश का जो एसेंस है, वो खुद मेरे अंदर नहीं है, बल्कि साइन के इंटरप्रिटेशंस के ऊपर है। क्लियर है? उसी तरीके से जब हाउस के बारे में बातें करते हैं, तो हाउस का जो ब्रिक है वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है, क्योंकि वो हमेशा से उसी बिल्डिंग का पार्ट नहीं रहा है। वो कभी मिट्टी हुआ करता था, उसके अंदर पानी की जरूरत पड़ी, फिर गम, बहुत सारे चीज़ों का मिक्सचर करके वो एक, फिर भट्टी में डाल के वो ईंट को बनाते हैं, फिर ईंट से घर को बनाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी है, और कहीं ना कहीं वो क्या ढूंढता है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से ब्रेक ढूंढता है ना, क्रैक ढूंढता है, सिंपल मतलब क्रैक ढूंढता है, और कहता है कि हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ क्रैक होता है। इसलिए कहता है कि जो द सेल्फ इज नॉट स्टेबल फाउंडेशन, इट इज डिवाइडेड, देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन मी एंड माई सेल्फ। तभी वो कहता है कि जो ऑटो फिक्शन है, इट इज ऑल्सो अ हेटेरो फिक्शन। वी आर नेवर फुली प्रेजेंट आवर सेल्व्स। जब हम अपने आप के बारे में बातें करते हैं, जब हम बिल्डिंग के बारे में बातें करते हैं, वो अपने आप में हमेशा प्रेजेंस नहीं होता है, वो एक फिक्स मीनिंग नहीं बनाता है। क्लियर है? तो दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट। ये डिकार्ड जो थे, वो स्टार्टिंग पॉइंट था। डिकार्ड्स डाउट करता था, इसको उसने सपोर्ट किया कि हर चीज को क्वेश्चन करो, हर चीज को डाउट करो, लेकिन along with doubting you don't have to fixed ऑन अ फाउंडेशन, ऑन अ फर्म फाउंडेशन। कहते हैं कि किसी चीज की कोई फर्म फाउंडेशन नहीं होती। डिकार्ड्स ने हर चीज को एक्सप्लेन किया है एक फर्म फाउंडेशन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे वो क्या कहता है कि नहीं, हमें फर्म फाउंडेशन की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि कोई चीजें फिक्स होती नहीं, किसी चीज की मीनिंग फिक्स नहीं होती। तो ये क्या था, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था डिकंस्ट्रक्शन का। अब वो सबसे पहला डेफिनेशन देता है डिकंस्ट्रक्शन का। तो वो कहता है दे आर थ्री बेसिक डेफिनेशन, जहाँ तक मुझे समझ आई है, जहाँ तक मैंने जितने डेरिडा को पढ़ा है ना। तो जो पहला डेफिनेशन है, कहता है कि द फर्स्ट इज अर्ली बीइंग, मतलब 1971 के एक इंटरव्यू में, और उस इंटरव्यू का जो टाइटल था वो था पोजीशन, और उसमें उन्होंने सबसे पहली बार डिकंस्ट्रक्शन के बारे में बातें किया। इन 1972 प्रीफेस टू डिस्क्रिमिनेशन, कहता है कि डिकंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है, कहता है कि डिकंस्ट्रक्शन इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोनिज्म, विच मीन्स कि प्लेटो और प्लेटो से जो इंस्पायर्ड थिंकिंग है, उसका एक तरह से क्रिटिसिज्म है, which is defined by the belief that existence is structured in terms of oppositions, जो कि विश्वास करता है कि जो स्ट्रक्चर है ना, या फिर जो चीजें, जो मीनिंग है, जो एग्जिस्टेंस है किसी चीज की, वो क्या है, वो अपोजिशन में एग्जिस्ट करता है, जो मैं पहले जिसके बारे में बातें कर रहा था। तो कहता है, जैसे सपोज एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, सोल वर्सेस बॉडी हो गया, है ना, स्पीच वर्सेस राइटिंग हो गया, है ना, गुड वर्सेस एविल हो गया, या फिर मेमोरी वर्सेस, मतलब लिविंग मेमोरी वर्सेस रोड मेमोरी हो गया, है ना। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इसके बेसिस पे चीजों को समझा जाता था पहले, और इसी चीज को क्या कर दिया, मतलब डेरिडा ने रिवर्स कर दिया। अब देखो यहाँ पे अ, बहुत सारे, एक तरह से कह सकते हैं कि हायरार्कीज थे। तो जब प्लेटो एक्सप्लेन करते थे चीजों को, जब प्लेटो, जैसे मैं तो बहुत एग्जांपल, बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ, और शायद मैंने प्लेटो पे भी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, प्लीज आई एम रियली सॉरी। अभी तो खाना खाया हूँ ना, तो वो, तो देखो, प्लेटो ने बोला था कि जो आइडियल, जो जो आइडियाज हैं, वो फॉर्म की बात करता है, प्लेटो फॉर्म की बात करता है, और वो फॉर्म जो है वो सबसे सुप्रीम है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। और प्लेटो कहता है कि ये जो फॉर्म है ना, वो बेटर है, और बाद बाकी जो चीजें हैं, जैसे वो आउटर वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, थिंग्स इन इटसेल्फ है, जो अपने आप में है, उसको हम समझ ही नहीं सकते, वो आइडियाज को हम समझ ही नहीं सकते, है ना। और उसको उसने बोला ट्रुथ, उसके उसको उसने सबसे बेस्ट माना, उस फॉर्म को उसने बेस्ट माना। और बाद बाकी जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं, इस इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, वो सारे के सारे मेयर कॉपी है, किसका,
उस आइडिया का, उस फॉर्म का जो एक अपने आप में ट्रू फॉर्म है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हायरार्की बन जा रहा है ना, क्योंकि जब हम सोल और बॉडी के बारे में बातें करेंगे तो सोल को हमेशा सुपीरियर देखा गया है बॉडी से, है ना। कहता है कि बॉडी जो है वो एक तरह से सेकेंडरी है सोल से, है ना। इवन इवन जब आप पढ़ोगे स्पिनोजा का वर्क, है ना, स्पिनोजा का वर्क एथिक्स के अंदर, तो उसमें भी देखो सोल और माइंड के बारे में बातें किया गया, सोल और बॉडी के बारे में बातें किया गया है ना, टू डिफरेंट थिंग्स, है ना, लेकिन आपस में कनेक्ट करता है। बट यहाँ पे जैसे मैन वर्सेस वुमेन कह ले, या फिर ब्लैक वर्सेस वाइट कह ले, या फिर राइटिंग वर्सेस स्पीच कह ले, या फिर गुड वर्सेस एविल कह ले, तो देयर इज ऑलवेज वन एंटिटी विच इज सुपीरियर देन दी अदर। जैसे गुड जो है वो हमेशा सुपीरियर है क्या, एविल से, या फिर नाइट जो है वो हमेशा इंफीरियर है किससे, डे से, है ना। इस तरह से चीजें की मीनिंग बनती थी, लेकिन वो क्या करता है, वो इस चीज को रिवर्स कर देता है, वो इसको मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है, कहता है ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम एसेंस के बारे में बातें करते हैं, तो एसेंस है वो अकॉर्डिंग टू प्लेटो या अकॉर्डिंग टू इवन सोक्रेटिस क्या था कि कम, मतलब एसेंस जो था वो सबसे सुपीरियर है, कि एसेंस जो है, क्योंकि अपीयरेंस जो चीजें हम देख रहे हैं वो सेकेंडरी है प्लेटो के अनुसार। अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना, फॉर्म की बातें करता है, वो फॉर्म में जो आइडियल है ना, कहता है कि फॉर्म जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है, बाद में की जितनी भी चीजें हैं वो सारे के सारे क्या है, कॉपी है। तो यहाँ पे कहता है कि जो एसेंस है, किसी चीज का एसेंस, वो सुपीरियर है। लेकिन अब ये रिवर्स करके कहता है कि नहीं, ये जो अपीयरेंस है, क्योंकि हम एसेंस को तभी समझ पाते हैं जब हम उस चीज को देखते हैं, तो थ्रू अपीयरेंसेस वी अंडरस्टैंड एसेंस। तो उसने बोला कि जो अपीयरेंस है, या फिर जो सेकेंडरी एलिमेंट है ना, बाइनरी अपोजिशन का जो सेकेंडरी एलिमेंट है, जैसे अगर मैन वर्सेस वुमेन के बारे में बातें करें, या डे वर्सेस नाइट के बारे में बातें करें, तो डे हमेशा सुपीरियर रहता था, है ना, गुड हमेशा सुपीरियर रहता था, मैन हमेशा सुपीरियर रहता था। तो उसने इसको रिवर्स कर दिया, उसने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू जैसे मैंने बोला एसेंस वर्सेस अपीयरेंस, तो अपीयरेंस को सेकेंडरी माना गया, लेकिन यहाँ पे कहता है कि नहीं, अपीयरेंस जो है उसके थ्रू ही तो हम एसेंस को समझते हैं। उसी तरीके से अगर हम मैन वर्सेस वुमेन के बारे में बातें करें, तो मैन को तभी समझते हैं क्योंकि वो वुमेन नहीं है, एंड देयर इज ऑलवेज सम पार्ट ऑफ वुमेन इन मैन, सम सेंस ऑफ, सम एसेंस ऑफ वुमेन इन मैन, क्योंकि मैन को समझना है ना, तो तभी हम समझ पाएंगे जब वो वुमेन नहीं होगा, है ना। उसी तरीके से जो डे वर्सेस नाइट है, हमेशा डे को हमेशा सुपीरियर माना गया है, सनलाइट है, मतलब चीज़ों को हमेशा पॉजिटिव तरीके से देखा गया है। तो कहते हैं कि नहीं, विदाउट नाइट डे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, तो देयर इज ऑलवेज सम एलिमेंट ऑफ नाइट विद इन द डे, विद इन द डे, है ना। तो वो जो एसेंस क्रिएट कर रहा है वो अपीयरेंस के बेसिस पे ही एसेंस क्रिएट कर रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे वो बातें करता है, जो वो सबसे पहला डिकंस्ट्रक्शन का पार्ट है, विच मीन्स की ही इज क्रिटिसाइजिंग द प्लेटोनिक वे ऑफ थिंकिंग। ये जो प्लेटोनिक वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, है ना, बाइनरी अपोजिशन का जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसको क्रिटिसाइज करता है ना, उसको मतलब क्वेश्चन करता है ना, उसको थिंक करने के लिए मतलब एक तरह से लोगों को कहता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला पार्ट था, क्लियर है। तो वो क्या करता है, रिवर्स कर देता है हायरार्की को। अब हम लोग चलते हैं दूसरे, और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सेकंड जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना। तो सेकंड डेफिनेशन में डेटा कहता है, इंट्रोड्यूस करता है द टू स्टाइल ऑफ डिकंस्ट्रक्शन, जो कि एक तरह से फ्रॉम फोर्स ऑफ लॉ से आया है। तो कहता है कि दिस वर्सन इज मोर अबाउट एथिक्स एंड जस्टिस। यहाँ पे एथिक्स और जस्टिस के बारे में ज्यादा बातें करता है, सिर्फ और सिर्फ मेटाफिजिक्स, इससे पहले मेटाफिजिक्स के बारे में बातें कर रहा है ना, जब हम फॉर्म के बारे में बातें कर रहे हैं, है ना, तो एसेंस के बारे में बातें कर रहे हैं, वो मेटाफिजिक्स के बारे में बातें कर रहा है। लेकिन ये जो सेकंड डेफिनेशन है, ये दो स्टाइल ऑफ डिकंस्ट्रक्शन के बारे में बातें करता है। जो सबसे पहला स्टाइल है वो है जीनियोलॉजी, क्लियर है, जीनियोलॉजी के बारे में बातें करता है। हाँ, सबसे पहले वो जीनियोलॉजी के बारे में बातें करता है। अब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोल्ड कॉफ़ी हो गया, वैसे मुझे कोल्ड कॉफ़ी भी पसंद है, बट यूजुअली आई ड्रिंक ये अमेरिकानो जो कहते हैं। एनीवे मैं तो अमेरिकानो अमेरिकानो नहीं कहता, सिंपल है, कॉफ़ी को वार्म करो, गर्म करो पानी को, उसमें कॉफ़ी पाउडर डालो जो कि अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, उसमें 1 चम्मच हनी डालो, उसके बाद पी जाओ, बहुत बेस्ट। हम्म। तो ये जो डिकंस्ट्रक्शन का दूसरा डेफिनेशन है वो था स्टाइल ऑफ डिकंस्ट्रक्शन, जिसमें कि दो फेज के बारे में बातें करता है, दो स्टाइल के बारे में बातें करता है। पहला जीनियोलॉजिकल, जैसे जीनियोलॉजी हम पढ़ते हैं नीचे में, तो जीनियोलॉजिकली ट्रेस करने की कोशिश करता है नीचे। उसी तरीके से यहाँ पे, क्योंकि देखो नीचे से बहुत इंस्पायर्ड है डेरिडा, क्योंकि नीचे ने एक बार बोला था देयर इज नो सच थिंग एज ट्रुथ,
ओनली इंटरप्रिटेशंस, व्हिच मींस ये भी तो वही कर रहा है ना, डिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, कह रहा है कि चीजें की कोई फिक्स मीनिंग है ही नहीं। आपको अगर मीनिंग निकालना है, अगर आपको मीनिंग ड्राइव करना है, तो आपको ये जो साइन है या ये जो वर्ड है ना, उसको समझने की कोशिश करना पड़ेगा, उसके बीच के डिफरेंस को समझना पड़ेगा, उसके बीच के कॉन्ट्राडिक्शंस को समझना पड़ेगा, उसके बीच के जो दो फाइटिंग एलिमेंट्स हैं, है ना, जिसको आप नहीं समझ पा रहे हो, उस चीज को ढूंढना पड़ेगा, वहीं से मीनिंग ड्राइव होती है ना, ये कहता है वो ये इसी की बात करता है वो। तो पहला है जीनियोलॉजिकल, वो ट्रेस करता है, जैसे जस्टिस आया कहाँ से। सिंपली कह लो, यहाँ पे नीचे का जो ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी जो बुक है, उसका जो फर्स्ट ऐसे है, जिसमें वो मोरालिटी के बारे में बातें करता है ना, गुड और बैड के बारे में बातें करता है, उसी तरीके से यहाँ पे जस्टिस आया कहाँ से। ठीक है, तो एक जीनियोलॉजिकल है। दूसरा है अफोरिया फोकस्ड। अफोरिया भी देखो नीचे, ये जो सेकंड डेफिनेशन है ना, वो प्योरली नीचे से इंस्पायर्ड है, जहां तक मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि आई हैव रेड नीचे एक्सटेंसिवली। तो एफोरिया का मतलब सिंपल है पैराडॉक्स, इसको ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एफोरिया का मतलब है पैराडॉक्स, तो पैराडॉक्स बेस पे अब ये तीन अलग अलग तरीके का एफोरिया कहते हैं। पहला जो एफोरिया है वो है सस्पेंशन, जिसको एपॉक बोला गया, रूल का सस्पेंशन। जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, कहते हैं कि इमेजिन करो, ठीक है, जस्ट अगर हम जस्टिस के बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला दिस इज अ मोर अबाउट एथिक्स एंड जस्टिस। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज इमेजिन कि एक रेफ्यूजी है, और वो रेफ्यूजी क्या करता है, ब्रेक कर जाता है ना, प्रिजन को तोड़ के निकल जाता है। और क्यों निकलता है, वो सर्वाइव करने के लिए निकलता है। तो इमेजिन अ रेफ्यूजी ब्रेक्स द लॉ टू सर्वाइव। अपने अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या किया, लॉ को ब्रेक किया, या उसने अपने जेल को ब्रेक किया अपने आप को बचाने के लिए। तो वहां पे जब जस्टिस होगा, जब उसे जज उसे जस्टिस देगा, तो इसका जो एक कोई फिक्स मीनिंग तो नहीं है ना, कि भाई उसने लॉ तोड़ दिया तो इसको मतलब फांसी पे लटका दो, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यहीं पे डेरिडा कहता है कि ये जो फर्स्ट फेज है, जिसको बोला गया द सस्पेंशन ऑफ द रूल, रूल को सस्पेंड कर देना। जब आप किसी टेक्स्ट को एनालिसिस कर रहे होते हो, तो कोई एक फिक्स मीनिंग लेके आप उस टेक्स्ट को एनालिसिस नहीं करोगे। जैसे अगर हम जस्टिस दे रहे हैं उस पर्टिकुलर जिसने क्राइम किया है ना, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जिसने रूल तोड़ा है, उसको जो बुक के अंदर लिखी गई है जस्टिस, उस जस्टिस के बेसिस पे हम उसको जस्टिस नहीं देंगे, उस लॉ के बेसिस पे हम उसको जस्टिस नहीं देंगे, बल्कि वहां पे क्रिटिकल थिंकिंग आएगी। वहां पे जज को सोचना पड़ेगा ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड पे, कि वेदर ही शुड पनिश दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल और नॉट। उसके बेसिस पे उसको वो सजा देगा। मे भी सजा ना दे, माफ कर दे, क्यों, क्योंकि उसने अपनी जान बचाने के लिए उसने क्या किया, लॉ को ब्रेक किया। तो वहां पे मे बी जस्टिफाइबल है। तो यही कह रहा है ड्रेडा, कह रहा है क्योंकि जब फिक्स मीनिंग है ही नहीं, जब हम किसी टेक्स्ट को एनालिसिस करते हैं तो किसी एक फिक्स्ड रूल के हिसाब से उसको एनालिसिस नहीं करनी है, बल्कि हमें क्या करना है, वहां पे क्रिटिकली सोचना है ना। क्लियर है। तो क्या है, द सस्पेंशन ऑफ द रूल, जिसको बोला गया इपॉक। देखो एग्जाम में पूछ देगा, सस्पेंशन ऑफ द रूल के बारे में बातें करता है। एनीवे अब देखो दूसरा एफोरिया, एफोरिया का सिंपल मतलब पैराडॉक्सेस। अब दूसरा एफोरिया है द घोस्ट ऑफ अनडिसाइडेबल। चीजें अनडिसाइडेबल है, अब जब आप चीजों को डिसाइड ही नहीं कर पाते हो, है ना, एक ऐसा सिचुएशन बनेगा। जैसे एग्जांपल है हैमलेट का बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब देखो ये हैमलेट में बहुत क्रिटिज्म हुआ है, इवन हैमलेट के ऊपर टीएस एलियट ने क्रिटिसाइज किया था कि हैमलेट इज अ मोस्ट डेफिनेटली एन आर्टिस्टिक फेलियर, क्योंकि हैमलेट नोज फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ दैट उसका जो अंकल क्लाउडियस है ही किल्ड हिज फादर। अब उस पूरी कहानी के अंदर उसको क्या करना है, क्लाउडियस को मर्डर करना है, रिवेंज लेना है। तो हैमलेट नोज दैट ही नीड्स टू टेक रिवेंज फॉर द डेथ ऑफ हिज फादर, लेकिन वो इतना डिले कर देता है, रिवेंज लेने में इतना डिले कर देता है कि शेक्सपियर का सबसे लंबा प्ले हो जाता है ना। हैमलेट इज द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो यहाँ पे जो हेमलेट है ना, वो जिस डायलेमा में है, उस डायलेमा को एक अनडिसाइडेबल कहते हैं। कि ये एक, जब हम लिटरेचर को या जब हम किसी लिटरेरी क्रिटिक को, किसी पोइट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक ऐसा सिचुएशन आएगा, ऐसा मोड़ आएगा जहाँ पे हम अनडिसाइडेबल हो जाते हैं, है ना, चीज़ों को डिसाइड नहीं कर। इसलिए तो मैंने बोला कि जो डिकंस्ट्रक्शन है वो इसी अनडिसाइडेबिलिटी से तो निकल के आता है, उसकी जो मीनिंग है इसी कॉन्ट्राडिक्शन और अनडिसाइडेबिलिटी से निकल के आता है। तो जब चीज़ें अनडिसाइडेबल होगा, वहां पे क्या करना है, वहां पे अर्जेंसी को यूज करना है, विच मीन्स कि आप
चीज़ें अनडिसाइडेबल है, आपको कुछ ना कुछ सोचना है, क्रिटिकली सोचना है, तो फिर वो तीसरा अफोरिया कहता है विच इज अर्जेंसी। यहाँ पे वो कहता है कि इवन इफ यू डोंट हैव फुल नॉलेज और क्लैरिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग, या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर डिसीजन लेने का, तो कहता है कि फिर भी डिसीजन जो है हमें लेना ही लेना है। जैसे सपोज अगर किसी को जस्टिस अर्जेंटली देना है और इस चीज़ का वेट नहीं किया जाता, सपोज कोई एक रेपिस्ट है ना, और उसने, ऑब्वियस बात है इट इज़ अ हीनियस क्राइम, और इसके बेसिस पे समाज मतलब ये मोमबत्ती लेके नहीं निकलेगा, कैंडल लेके नहीं निकलेगा, बल्कि पूरा का पूरा समाज क्या करेगा, चक्का जाम कर देगा, है ना। तो उस वैसे सिचुएशन में जस्टिस बहुत जरूरी है, अगर बहुत अर्जेंट है तो वहां पे क्या होगा, अपनी क्रिटिकली सोचना पड़ेगा। आप किसी रूल के हिसाब से नहीं चलोगे, ये नहीं चलोगे कि हमारे संविधान में कौन सा रूल है, वहां पे आपकी खुद की जो इनर कैपेबिलिटी है इंटरप्रेट करने की, समझने की, वो अप्लाई करते हो आप। ठीक है। तो जो सेकंड डेफिनेशन है वो क्या है, टू स्टाइल्स ऑफ डिकंस्ट्रक्शन। तो पहला स्टाइल उसने बोला जीनियोलॉजिकली हमें समझने की जरूरत है, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को जीनियोलॉजी समझना है, किसी पर्टिकुलर नॉवेल को जीनियोलॉजी हमें समझना है। जैसे अगर हम जस्टिस की बात करें, किसी भी चीज़ के बारे में बातें करें, तो उसको जीनियोलॉजिकली हमें पढ़ के समझना पड़ेगा, वहां से मीनिंग डिराइव करनी पड़ेगी। और दूसरा उसने बोला एफोरियाज। अफोरिया जो है वो पैराडॉक्सेस है, विच मीन्स की कॉन्ट्राडिक्शंस है। एफोडिया बेसिकली फिलोसॉफिकल कह सकते हैं कि इंक्वायरी है, फिलोसॉफिकली हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं एफोडिया के थ्रू, है ना। एफोडिया मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन, पैराडॉक्स, जो कि नीचे बहुत यूज करता है, खासकर पोइट्री के अंदर बहुत यूज होता है। ठीक है। अब देखो ये जो फेज है, इसी फेज में उसने टर्म डिफरेंस दिया था, डिफरेंस, DIFFERANCE। अब इस वर्ड के जब मीनिंग आप ढूंढने निकलोगे, डिक्शनरी में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये जो टर्म है ये फ्रेंच वर्ड से आया है, जहाँ पे डेफरर एक फ्रेंच वर्ड है, डेफरर, जिसका मतलब है डिफर या फिर डेफर, डिफर्ड या फिर डेफर। तो इसका मतलब है डिफरेंट होना। जैसे अब देखो, इसको मैकेनिकल वे में भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे, जहाँ पे वो लोगोसेंट्रिज्म और फोनोसेंट्रिज्म की बात करता है ना। तो जैसे डेटा जो कहता है कि टू बेसिस है वेस्टर्न फिलोसफी का, है ना, इसको थोड़ा साइड से समझ लो, है ना, उसके बाद हम इसके तीसरे डेफिनेशन पे चलेंगे। तो यहाँ पे डेटा जो है वो डिफरेंस के बारे में बातें करता है ना, डिफरेंस जो एक टर्म है उसने दिया, और पहले उससे पहले वो लोगोसेंट्रिसिज्म और फोनोसेंट्रिसिज्म को क्रिटिक कर रहा है। तो कहता है कि डेटा कॉल्स आउट टू बेसिस इन वेस्टर्न फिलोसफी, टू बेसिस है वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर, जो कि उसने पॉइंट आउट किया जब वो चीज़ों को क्रिटिसाइज कर रहा था, जब वो क्रिटिक कर रहा था। तो पहला कहता है कि लोगोसेंट्रिज्म, जो कि यूनिवर्सल है, फिक्स्ड है, इटर्नल मीनिंग है, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, है ना, जिसका कहता है कि सेंट्रल ट्रूथ होता है, ट्रांसडेंटल रियलिटी सिग्निफाइड होता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फिक्स मीनिंग नहीं है ना। जैसे रीजन और ब्यूटी के बारे में बातें करते हैं प्लेटो, तो कहते हैं रीजन जो है सबसे सुपीरियर है, सबसे बेस्ट है, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। और दूसरा वो फोनोसेंट्रिसिज्म, जिसको कहता है कि स्पीच जो है वो मोर ऑथेंटिक है। क्या ये टर्म था, मैंने इसलिए इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब जब वो बातें करता है डिफरेंस की, तो डिफरेंस जो वर्ड है इसका मतलब डिफर है, मैकेनिकल है, चीजें मैकेनिकल रिप्रोडक्शन होता है, विच मीन्स की जैसे मशीन, सिंपल समझो, जैसे मशीन है, तो मशीन जो है वहां से एक और टर्म आता है इटरेबिलिटी, ITERABILITY, है ना, मतलब बार बार रिपीटेड, जिसको कहते हैं ना, रिपीटेड इन द कॉन्टेक्स्ट, है ना, जिसमें कि एक नई मीनिंग जनरेट करते हैं। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसकी मीनिंग आ रही है ना। तो डिफरेंस जो है, डिफरेंस जो टर्म है डिफरेंस जो टर्म है वो फ्रेंच टर्म से आया है, जिसका मतलब है डिफर या फिर डिफर। और इसने जान के इस वर्ड को यूज किया है ताकि ये दिखाया जा सके कि चीजें जो है बार बार रिपीटेशन पे क्या होते हैं, मीनिंग खुद ही जनरेट करता है, विच मीन्स यहाँ पे कोई फिक्स मीनिंग नहीं है ना। जब हम किसी चीज को डिफाइन कर रहे होते हैं, किसी पोइट्री को डिफाइन कर रहे होते हैं, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को डिफाइन कर रहे होते हैं, किसी पर्टिकुलर वर्ड को डिफाइन कर रहे होते हैं, है ना, तो उसकी जो मीनिंग है उसके रीट्रिबिलिटी में, मतलब उसको, मतलब इट्रिबिलिटी में, मतलब बार बार उसको रिपीटेशन में आता है। जैसे मैंने रेपुटेशन के बारे में बातें करूंगा, मैं डिल्यूज के बारे में जब बातें करूंगा, है ना, गुआतारी एंड डिल्यूज के बारे में, 1000 प्लेटो जब पढ़ाएंगे तब उस समय उसकी बात करेंगे। तो जो मीनिंग है वो बार बार रिपीटेशन में आता है, मैकेनिकल प्रोडक्शन जिसको कहते हैं ना, मशीन क्या करता है, एक ही चीज को बार बार रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन उसी चीज, जैसे सपोज इसको और अच्छे से समझते हैं, सपोज मानते हैं कि एक मशीन है, उस मशीन का काम है कार्टून बॉक्स को तैयार करना। अब मशीन जो है वो मैकेनिकल रिप्रोडक्शन कर रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पे स्पीच जो वर्ड है, सिंपल देखो, वर्ड और मशीन को एक साथ पैरेलली समझने की कोशिश करना। एक वर्ड है, उस वर्ड को बार बार रिपीटेशन में बोला गया,
है ना, अलग अलग सेंटेंस में उसी वर्ड को रिपीट किया गया। उसी तरीके से जिस तरह से एक मशीन जो है वो बार बार क्या करता है, एक कार्टून बॉक्स को बनाता है, तैयार करता है, लेकिन ये जो कार्टून बॉक्स है उसकी मीनिंग, उसका जो एसेंस है वो कार्टून बॉक्स तो नहीं है ना। अब वो कार्टून बॉक्स किस पर्टिकुलर चीज को उसमें भरेगा, जैसे हो सकता है केक डिलीवर करने के लिए हो सकता है बुक्स डिलीवर करने के लिए हो सकता है किसी और एलिमेंट को डिलीवर करने के लिए है ना। तो मल्टीपल चीजें डिलीवर करने के लिए होती है, लेकिन उसी प्रोसेस के थ्रू वो भी बना है, एक ही प्रोसेस के थ्रू वो बना है, एक ही प्रोसेस के थ्रू वो जनरेट हुआ है। तो ये जो जनरेट है वो न्यू मीनिंग जनरेट कर रहा है ना। उसी तरीके से जब हम किसी वर्ड का अटरेंस करते हैं अगेन एंड अगेन एंड अगेन, है ना, जिसको बोला गया मैकेनिकल रिप्रोडक्शन, या मैकेनिकली जब हम किसी चीज को अटर करते हैं तो उसकी जो मीनिंग है हर सेंटेंस में उसके सेंटेंस के अनुसार होती है। इसलिए बोला देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, ये जो फेमस कोटेशन है डेटा का, देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, विच मीन्स कि इफ यू वांट टू फाइंड द मीनिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग, या फिर उस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर से जब आप मीनिंग को ड्राइव करते हो तो यू डोंट हैव टू लुक बियॉन्ड द टेक्स्ट, everything is within the text। इसलिए वो कहते हैं कि there is nothing outside the text, which means कि we need to find the differences, we need to find ये of course challenging है। तो वो जो वर्ड के बीच का, वो जो साइन के बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझने की जरूरत है हमें, है ना, क्योंकि हर रेपुटेशन पे उस वर्ड की मीनिंग बदल जाती है और उस मीनिंग को डिफाइन किया जाता है ना, और कोई फिक्स मीनिंग नहीं है। क्लियर है? आई होप अब क्लियर हो गया होगा, मैं इतने अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई नो डेटा थोड़ा डिफिकल्ट है बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अब वो तीसरा, जैसे मैंने हेमलेट का एग्जांपल दिया था ना, डायलेमा डायलेमा में रहता है करे तो क्या करे, है ना, टू बी और नॉट टू बी, वही वाला। एनीवे अब हम चलते हैं तीसरे डेफिनेशन पे, डेटा का तीसरा डेफिनेशन। वो तीसरा डेफिनेशन जो है डिकंस्ट्रक्शन का, है ना, वो है डिकंस्ट्रक्शन एज द इम्पॉसिबल पॉसिबल। वो कहता है, देखो ये मुझे लगता है यूजीसी नेट में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो कहता है कि जो डिकंस्ट्रक्ट तीसरी जो डेफिनेशन है डेटा के अनुसार, तो डिकंस्ट्रक्शन एज द इम्पॉसिबल पॉसिबल, देख रहे हो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड है, इम्पॉसिबल पॉसिबल, जो कि अपने एक वर्क एटसेट्रा एटसेट्रा इनका एक वर्क था 2000 में पब्लिश हुई थी, है ना, ऐसे था, इसके अंदर इन्होंने बात करी। तो यहाँ पे कहता है कि जो डिकंस्ट्रक्शन है इट्स अबाउट showing how something works by exploring the contradictions। कोई चीज किस तरह से वर्क करता है अपने आप के कॉन्ट्राडिक्शंस में। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, गिफ्ट, हर किसी को गिफ्ट देना पसंद है और हर किसी को गिफ्ट लेना भी पसंद है ना, खासकर अगर आप, खैर एनीवे, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दोगे तो इवन दो शी डजंट वांट अ गिफ्ट, इवन दो शी विल टेल यू दैट शी डजंट नीड अ गिफ्ट और शी डजंट वांट अ गिफ्ट, बट वुमेन ऑलवेज एंजॉय, है ना, रिसीविंग द गिफ्ट, है ना। पता नहीं ये ऐसा अवधारणा है या फिर ऐसा बना है कल्चर, ये कल्चरली इस तरह से इवॉल्व हुआ है ना। इफ यू गिव समथिंग टू अ वुमन, कुछ भी, कोई भी खूबसूरत चीज़ है तो सी विल एंजॉय इट। सो अगर आपका रिलेशन खराब चल रहा है तो प्लीज़ अपनी अपनी मासूका को गिफ्ट दें। एनीवे, तो एग्जाम्पल है गिफ्ट। तो एक गिफ्ट जो है, एक ट्रू गिफ्ट शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, है ना, क्योंकि कहा जाता है ना कि जो गिफ्ट है, जब हम गिफ्ट देते हैं तो हम चीज़ों को इन रिटर्न नहीं सोचते हैं कि अरे रिटर्न में मुझे ये मिलेगा, है ना। लेकिन डेटा कहता है कि बट द मोमेंट यू गिव समवन समथिंग और एनी गिफ्ट, यू एक्सपेक्ट ग्रैटिट्यूड और रिकग्निशन। जैसे आप सपोज मान के चलो किसी की शादी में गए, शादी में जाने के बाद आप अपने फ्रेंड को गिफ्ट देते हो, तो वो गिफ्ट के ऊपर नाम लिखते हो ना, बिना नाम लिखे देते हो गिफ्ट नहीं ना, आप रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हो, बताने जताने की कोशिश करते हो कि दिस पर्टिकुलर गिफ्ट वाज ऑफर्ड बाय यू। तो ये जो रिकग्निशन है, ये जो ग्रेटिट्यूड है, वो हिडन ग्रेटिट्यूड है, जिसकी वो बातें करता है इम्पॉसिबल पॉसिबल, ये चीजें इम्पॉसिबल पॉसिबल बनाती है, वाइस वर्सा पॉसिबल चीजें इम्पॉसिबल, सिंपल समझना है। तो इसलिए कहते हैं कि शोइंग हाउ समथिंग वर्क्स बाय एक्सपोजिंग इट्स कॉन्ट्राडिक्शंस, अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शंस है वो, विच मीन्स कि गिफ्ट देना, जो कि एक्ट ऑफ कह सकते हैं कि मतलब विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, आप देते हो, ऑफर करते हो, है ना, लेकिन उस ऑफरिंग में एक ग्रेटिट्यूड और एक रिकग्निशन छुपा होता है,
वहीं से मीनिंग को ड्राइव किया गया, देख रहे हो ना। तो विच मीन्स कि गिफ्टिंग समवन इज इम्पॉसिबल पॉसिबल, समझ रहे हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलो एक और डेफिनेशन दे देते हैं, मैं पढ़ रहा था आगे तो मुझे एक और डेफिनेशन मिल गया डेटा के अंदर ही, है ना, जहाँ पे वो डेथ को चैलेंज करता है। एंड आई थिंक दिस वुड बी द 5 मिनट का और लेक्चर होगा, उसके बाद शायद ये खत्म हो जाएगा लेक्चर। तो मेरी एक ही आपसे गुंजाइश गुंजाइश बोलते हैं ना, गुजारिश, सॉरी गुजारिश है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि देखो रीच नहीं होता तो फिर पढ़ाने का मन नहीं करता, है ना। और मुझे यूट्यूब से कुछ मिल नहीं रहा, मेरे वॉच आवर्स तो हुए नहीं अभी तक, बट फिर भी एक मेरे अंदर वो पैशन है कि मैं पढ़ाऊँ। और मैं तभी पढ़ा पाऊँगा जब रीच ज़्यादा होगा, जब लोग कनेक्ट होंगे। तो आई वुड सजेस्ट, मतलब आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, है ना। और मैं कोशिश करूँगा जितने भी लिटरेरी थ्योरिस्ट हैं उनको बहुत इसी तरीके से बहुत अच्छे से समझाऊँ, है ना। क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं अब रिसेंट में बनाना शुरू किया हूँ, पहले ब्लैक बोर्ड पे मैंने ट्राई किया, पीपीटी के थ्रू ट्राई किया, लेकिन सारे के सारे बोरिंग लेक्चर्स लग रहे थे। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं खुद ही आके चीज़ों को अच्छे से एक लेक्चर मेथड में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, है ना। अब मैं एक और चौथा डेफिनेशन देता हूँ, जहाँ मुझे लगा, क्योंकि डेटा इसके बारे में बातें करते शायद 2002 की लेक्चर में इन्होंने बातें करी थी। अ, तो डेटा डेथ के बारे में कहते हैं कि डेथ टू डेथ, है ना। विच मीन्स कि फ्रॉम फ्रॉम द डेथ पेनल्टी लेक्चर्स, एक लेक्चर था उनका डेथ पेनल्टी, वहां से ये डिकंस्ट्रक्शन ड्राइव होता है, जहां पे वो चैलेंज करते हैं डेथ को, है ना। आप कहोगे डेथ को सर कैसे चैलेंज करेगा, है ना। तो डेथ को जो चैलेंज करता है वो कहता है, सिंपल इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक राइटर है या एक पोइट है ना। एक पोइट या एक राइटर को इवेंचुअली ही और सी हैज टू डाई समडे। तो डेथ के बाद उसकी जो रिकग्निशन होती है वो उसके पोइट्री के अंदर, वो उसके बुक के अंदर, वो उसके अचीवमेंट के ऊपर छिपा होता है। विच मीन्स अ राइटर नेवर डाइज। अ पोइट जो है वो उसका जो रिकग्निशन है वो उसको अलाइव रखेगा फॉर एवर, है ना। तो डेथ टू डेथ विच मीन्स की डेथ से एक तरह से डायरेक्ट चैलेंज है ना। विच मीन्स की इवन दो डेथ इज कॉन्स्टेंट, देखो यहाँ पे भी कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है। वो कहता है फिक्स नहीं है, इवन डेथ इज नॉट फिक्स इटसेल्फ। विच मीन्स वन समवन डाइज, अगर कोई पोइट है अगर वो मर जाता है तो वो मरता नहीं है बल्कि वो अमर हो जाता है अपनी पोइट्री के थ्रू। विच मीन्स कि ही हैड चैलेंज द डेथ, सी हैड चैलेंज द डेथ, है ना। तो इसकी बात करते हैं कि ये भी देखो देखो ना, मीनिंग निकाल रहा है, जनरेट कर रहे हैं। तो these were the basic definition of deconstruction, and this is how deconstruction works. This is how Derrida deconstructed all the philosophers, है ना। आई होप अच्छा, why is this important in Derrida's philosophy? ये जो डिकंस्ट्रक्शन है वो डेरिडा की फिलोसफी में क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे रीजन से हो सकते हैं, जैसे लोगोसेंट्रिज्म के मैंने बारे में बातें किया, है ना, जो कि स्टेबल ट्रांसडेंटल मीनिंग है, ऐसा माना जाता था। लेकिन डेरिडा ने इसको क्या किया, रिवर्स कर दिया, बोला नहीं ऐसा नहीं है, है ना। कोई चीज़ की कोई फिक्स मीनिंग नहीं है, कोई ट्रांसडेंटल मीनिंग नहीं है, किसी पर्टिकुलर चीज़ का जो एसेंस है उसके एसेंस उसके अंदर, मतलब जिसको बोला गया ए प्रायराय विच मीन्स थिंग्स इन इटसेल्फ, है ना। वो अपने आप में नहीं होता, कांट का ये ए प्रायराय कॉन्सेप्ट है कि थिंग्स इन इटसेल्फ, है ना, वो अपने आप में नहीं है। चीज़ें की जो मीनिंग है, जो वर्ड की जो मीनिंग है वो अपने आप में निहित नहीं है, बल्कि रिपुटेशन से आते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन से आते हैं, है ना। फिर वो क्रिटिक करता है फोनोसेंट्रिसिज्म को, जिसमें वन वन इज सुपीरियर देन दी अदर्स, है ना। वो जो बाइनरी पोजीशन में मैन वर्सेस वुमेन के बारे में बातें करें, अगर ब्लैक वर्सेस वाइट के बारे में बातें करें, डे वर्सेस नाइट के बारे में बातें करें, है ना, सोल वर्सेस बॉडी के बारे में बातें करें, है ना। तो यहाँ पे भी वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। विच मीन्स कि वो वहाँ पे भी क्या कर रहा है, रिवर्स कर दे रहा है हर चीज़ों को। डेटा ने रिवर्स कर दिया, बोला ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है, कोई चीज़ सुपीरियर है कोई चीज़ इन्फीरियर है, स्पीच इज नॉट सुपीरियर देन द राइटिंग। सबसे बड़ा डिबेट यही है, स्पीच जो है वो सुपीरियर है, जैसे प्लेटो ने बोला था, बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि राइटिंग में ही स्पीच छुपा हुआ है। और फिर वो जितने भी मीनिंग है वो डिफरेंस के थ्रू, क्योंकि ऑब्वियस बात है, मतलब क्यों पढ़ने की जरूरत है हमें डेटा, तो ऑब्वियस बात है कि जो मीनिंग है वो डिफरेंस से निकल के आता है, वही कहता है वो, है ना। प्रेजेंस से नहीं, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ के होने से नहीं। फिर मीनिंग जो है वो डिफर्ड है, जो डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है, नॉट फुल्ली प्रेजेंट और कंप्लीट, जो मैंने बताया कि अपने आप में कंप्लीट नहीं है, डिफरेंट, मतलब ये चीज़ हर रिपीटेशन में चीज़ें की मीनिंग अलग अलग होती है ना। क्योंकि वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, जैसे कैट, कैट इज़ नेवर कंप्लीट, जब तक हम उसको किसी
चीज़ों के थ्रू नहीं समझेंगे तब तक हम उसको नहीं समझ सकते। उसी तरीके से जो राइटिंग है इज़ नॉट सेकेंडरी टू स्पीच, वो बातें करता है। फिर साइंस आर नेवर सेल्फ आइडेंटिकल के बारे में बातें करता है, दे कैरी अ ट्रेस ऑफ द अदर साइंस, है ना? जैसे मैंने बताया था छोटे से किसी रील में, सॉरी, छोटे से किसी रील में मैंने बोला था कि ये जो चीज़ें हैं, मीनिंग जो है, इट ब्लीड्स इनटू वन अनदर। डेटा का बहुत फेमस कोटेशन है। डेटा कहता है कि ऑल कल्चर ब्लीड इनटू वन अनदर। जितने भी कल्चर्स हैं, जितने भी कल्चर, वो सारे के सारे आपस में ब्लीड होते हैं। ब्लीड का सिंपल मतलब जैसे होता है ना, अगर आप कट गए, आपका हाथ कट गया या पानी अगर फैल रहा है, तो कोई एक इंडिविजुअल जगह पे पानी नहीं फैलता, बल्कि वो हर जगह फैलता है। उसी तरीके से जो जो कॉन्सेप्ट है, जो सोसाइटी है, जो जो टेक्स्ट है, जो स्ट्रक्चर है, जो जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें, जो एसेंस है, जो मीनिंग बनाता है, क्रिएट करता है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, वो ब्लीड हो रहा है इनटू वन अनदर, व्हिच मींस एक फिक्स्ड एंटिटी नहीं है। अब देखो, मैं इसलिए डेटा को बता रहा हूँ क्योंकि मैं डिल्यूज को पढ़ाऊंगा। मेरा फेवरेट थिंकर है डिल्यूज। जब हम डिल्यूज और गोताड़ी को पढ़ाएंगे तो डिल्यूज और गोताड़ी को समझने के लिए आपको डेटा समझना पड़ेगा, क्योंकि डिल्यूज बातें करता है बहुत नेक्स्ट लेवल की, है ना? वो मल्टीप्लिसिटी के बारे में बातें करता है, हेट्रोजेनिटी के बारे में बातें करता है ना? तो उसको समझने के लिए एक अनफिक्स सेंटर के बारे में बातें करता है, राइजोमेटिक सेल्फ के बारे में बातें करता है ना? बॉडी विदाउट ऑर्गन्स के बारे में बातें करता है। तो विल कम टू दैट, पर इसको समझो पहले। आप अगर इसको एक बार वीडियो समझ देख लिए तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप इस चीज़ को कभी नहीं भूलोगे कि डिकंस्ट्रक्शन और डेटा बेसिक हो जाएंगे आपके लिए, है ना? और कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें आप इस चीज़ को ना लिख पाओ या फिर ना आंसर दे पाओ। सारे के सारे आंसर्स आपके सही होंगे, ठीक है? तो दिस वाज द लेक्चर, दिस वाज द फुल लेक्चर ऑन डेरिडा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, शायद मे बी आई विल मेक अ वीडियो ऑन मिशेल फुको, क्योंकि अब सिर्फ फ्रेंच इंटेलेक्चुअल्स को देखेंगे हम लोग। जैसे मैंने पहले बताया, फ्रेंच इंटेलेक्चुअल्स में डिल्यूज आएगा, फुको आएगा, डेरिडा तो पढ़ ही लिया हमने। इसी तरीके से जितने भी थिंकर्स थे, एक एक करके अ, उनको समझाऊंगा मैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and if you want to join my telegram channel, so link is in the description. Please do join the channel, है ना? I share pdfs and I share, even I take sometimes quizzes there. तो और मैं कोशिश करूँगा कि जो प्रीवियस से क्वेश्चंस हैं जैसे नेट के, है ना, उसको भी स्टार्ट करूँ, या अदर अदर एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस आते हैं मैं उसको भी स्टार्ट करूँ, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।